जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जानकारी को लेकर आए हुए हैं कि झारखंड में खतियान नीति 1932 लागू होने की जो बात हुई है, ये अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुई। बहुत सारे लोगों का कहना है 1932 लागू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। 1932 खतियान नीति लागू होने के लिए इसको बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही झारखंड खतियान नीति 1932 लागू हो पाएगा। आखिर झारखंड खतियान नीति 1932 है क्या, इसको कैसे लागू होगा, इसको किन प्रक्रिया से गुजरने के बाद लागू होगा, इसके कितने सारे फायदे देखने को मिलेंगे, इससे कितने सारे नुकसान देखने को मिलेंगे, सारा जानकारी हम सरल भाषा में इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो अभी तक पूरे झारखंड में जो खतियान नीति लागू है, ये वर्तमान समय में 1985 का झारखंड खतियान नीति लागू है, जो कि हम लोग सब इसको फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी स्थानीय प्रमाण पत्र बनाते हैं या तो कोई जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो आपको 1985 का खतियान आपको मांगता है। और जैसे कोई भी किसी का भी सरकारी नौकरी की बात हो, चाहे कोई भी शिक्षा विभाग की बात हो, कोई भी सरकारी चीज़ों का कार्य हो, तो अभी तक 1985 का खतियान नीति जो है से लागू था और 1985 का ही खतियान अभी तक मांगता था। 1985 खतियान ये बताता है कि आप एक झारखंडी हैं। लेकिन दोस्तों, जो अभी मामला चल रही है, तो 1932 का जब खतियान नीति लागू होगा, तब आप 1985 का जो कहलाते थे कि आप झारखंडी हैं, वो ख़त्म हो जाएगा और जिनका भी खतियान 1932 का रहेगा, वही प्योर झारखंडी कहलाएंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर 1932 खतियान नीति जो लागू होगा, तो इसको किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो चलिए इसको विस्तार पूर्वक हम लोग समझते हैं। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों, जो झारखंड सरकार है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो 14 सितंबर 2022 को झारखंड कैबिनेट में 1932 खतियान नीति लागू करने की और 77% आरक्षण देने की मंजूरी दी। तो आखिर 1932 का खतियान जो लागू होगा, तो इसका प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है? तो इसका प्रक्रिया कैबिनेट से शुरू होता है। तो आखिर कैबिनेट होता क्या है? तो पूरे राज्य के विकास के लिए अपने अपने अलग अलग विभाग के जो मंत्री होते हैं, जैसे कि कोई पर्यावरण मंत्री हो गया, कोई शिक्षा मंत्री हो गया, है ना, तो कोई पंचायती राज मंत्री हो गया। तो इसी तरीके से जितने भी सारे कैबिनेट के अंदर कैबिनेट मंत्री हैं, अपने अपने विभाग के जो अपने मंत्री हैं, तो उसकी एक बैठक होती है और वहाँ का जो अध्यक्षता करते हैं वो मुख्यमंत्री करते हैं। तो मुख्यमंत्री जो हैं सो अपना प्रस्ताव रखते हैं कि झारखंड में 1932 खतियान नीति लागू करना है और 77% का आरक्षण नीति लागू करना है। तो इसके लिए क्या किस तरीके से इसको लागू करना है, इसके क्या क्या नियम और शर्तें होंगे, तो ये पूरे कैबिनेट की बैठक में इसकी एक विधायक बिल बनता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में एक पर्चा बनता है कि इसमें क्या किस तरीके से नियम चलाना है, क्या इसमें शर्तें रहेगा। तो जितने भी सारे मंत्री हैं, तो अपना अपना विचारधारा लगाएंगे और पूरे कैबिनेट की सहमति के बाद एक विधायक बिल तैयार होगा, वही पर्चा तैयार होगा कि इस तरीके से सारा चीज़ संपन्न चलेगा। अब उस विधायक बिल के बाद वो बिल जो है सो अपना विधानसभा में जाता है और विधानसभा में पास होने के बाद जाता है राज्यपाल के पास। तो विधानसभा किसको बोलते हैं? तो जहाँ पर जो अपने क्षेत्रीय में जो विधायक का चुनाव होता है और पूरे जितने भी राज्य के विधायक होती है, उनकी जहाँ सभा होती है, जहाँ उनकी बैठक होती है, जहाँ उनकी सहमति होती है, वही होता है विधानसभा। तो विधानसभा में विधेयक बिल जाता है, तो इसमें कम से कम 50% मत होना चाहिए या तो 2/3 का बहुमत होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है सब फिर विधानसभा में ये बिल पास हो जाएगा। अब विधानसभा में बिल पास होने के बाद ये चला जाता है राज्यपाल के पास और राज्यपाल के पास होने के बाद फिर जाता है केंद्र सरकार के पास। अब राज्यपाल इसको कैसे पास करते हैं? तो राज्यपाल क्या होते हैं? तो ये राज्यपाल राज्य के
संविधान के प्रमुख होते हैं। जैसे कि अपने पूरे देश के संविधान के प्रमुख कौन कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं राष्ट्रपति। तो उसी तरीक़ा से एक राज्य के जो संविधान के प्रमुख कहलाते हैं वो कहलाते हैं राज्यपाल। यानी कि पूरे राज्य की कानून प्रक्रिया और जितने भी सारे नियम से पूरे राज्य चलता है तो संवैधानिक के हिसाब से चलता है। तो जो संवैधानिक राज्य में संवैधानिक के प्रमुख कहलाते हैं राज्यपाल। अब राज्यपाल उसका जांच पड़ताल करेंगे बिल का, और उसको जांच पड़ताल करने के बाद उनको लगेगा कि ये सही है, तो राज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद वो जो है से पेपर बिल जो है से फिर चला जाएगा केंद्र सरकार के पास। अब देखिए दोस्तों कि राज्यपाल की सहमति के बाद ये जो विधेयक बिल है ये चला जाएगा केंद्र सरकार के पास, और केंद्र सरकार के पास इसको 9वीं अनुसूची में लागू करने की बात की गई है। तो आखिर ये 9वीं अनुसूची अब क्या है, तो 9वीं अनुसूची क्या है और केंद्र सरकार इसको लागू कैसे करेंगे, किस आधार पर लागू कर देंगे। तो 9वीं अनुसूची क्या है कि अपने देश के जो संविधान है तो इसमें भी अलग अलग विभाग है कि कौन से विभाग में क्या क्या नियम और शर्तें रहेंगे। तो इसी तरह जो संविधान का शाखा है बहुत सारे, उस शाखा में से एक शाखा है 9वीं अनुसूची, और 9वीं अनुसूची में पूरे राज्य के भूमि के बारे में उसके नियम और शर्तें जिस तरीके से राज्य में लागू है तो वो 9वीं अनुसूची में सारा चीज़ लिखा हुआ है और वही पूरे देश में जो है से चल रहा है। तो उसमें जो झारखंड का जो 1932 खतियान नीति लागू करने की बात है तो ये 9वीं अनुसूची में उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा और उसमें 1932 खतियान लागू नीति करने की कार्य की जाएगी, और उसमें 77% आरक्षण की सुविधा भी की जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा केंद्र सरकार के पास, क्योंकि जो वहाँ लिखा गया है उसको बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करेंगे, उसका क्या मतलब दोनों तरफ से भार रहेगा, क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। अगर केंद्र सरकार को समझ में आया कि 1932 खतियान नीति झारखंड में लागू होना चाहिए और 77% का आरक्षण मिलना चाहिए, तब केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद यह पूरे झारखंड भर में लागू हो जाएगा, और उसको केंद्र सरकार से लागू होने के बाद इसको कोई काट नहीं सकता है और उसी पर पूरे झारखंड में चलेगा दोस्तों। लेकिन ये पूरी तरीक़ा से अभी वैसा हुआ नहीं है। लोग झूठ मूठ के बोल दे रहे लागू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि किस तरीके से लागू होने की पूरी प्रक्रिया है दोस्तों, और जब लागू हो जाएगा तो उसके बाद भी हम आपको एक वीडियो जरूर बनाएंगे। अब दोस्तों इसमें नुकसान होने वाली बात यह है कि जिनके पास 1932 का खतियान नहीं रहेगा तो आखिर वो जो है सो झारखंडी कैसे कहलाएंगे, उनका जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र कैसे बन पाएगा। तो उसमें यह प्रक्रिया किया गया है कि अपने स्थानीय क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत होते हैं तो मुखिया के द्वारा ग्राम सभा किया जाएगा, और ग्राम सभा में पहचान किया जाएगा कि ये हमारे पंचायत के व्यक्ति हैं और ये बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं। उनका एक ठो फॉर्म भरा जाएगा, और वो फॉर्म अपने जो प्रखंड होते हैं जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, वहाँ ब्लॉक में कर्मचारी के द्वारा वो पेपर पास होगा, सीईओ के द्वारा पेपर पास होगा, और उस तरीके से ग्राम सभा के द्वारा उस व्यक्ति का पहचान पत्र एक ठो बनेगा कि ये झारखंड का निवासी बहुत पहले से हैं। और इस तरीके से अगर वो सीईओ नहीं बनाते हैं, अगर उनका फिर ब्लॉक में काम नहीं हो पाता है तो फिर भी वो झारखंडी नहीं कहला पाएंगे। और कोई भी शिक्षा से जुड़ा हुआ, सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ, चाहे सरकारी कार्यों से जुड़ा हुआ कार्य उनका जो जहाँ जहाँ इस पेपर का ज़रूरत पड़ेगा उनका नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि पहचान पत्र उनका बन जाएगा कि वो झारखंड का निवासी हैं, तो जिस तरीके से 1932 का खतियान लागू होगा और सारा कार्य होगा, उसी तरीके से पहचान पत्र बनने के बाद इसका भी सारा कार्य होगा। वो अपना जाति भी बना पाएंगे, वो स्थानीय भी बना पाएंगे, उनका शिक्षा विभाग में भी काम देगा, और झारखंड के सरकारी अन्य कार्यों में जहाँ भी इस पेपर का ज़रूरत पड़ेगा वो सारा कार्य होगा। तो यही फायदा और यही नुकसान है दोस्तों। अब पहले आरक्षण 50% था,
तो जिसमें क्या था कि 50% बाहर के लोग इसमें मतलब झारखंड में एग्ज़ाम देने के लिए शामिल हो पाते थे, लेकिन वही चीज़ को बात किया गया है कि यहाँ पर 77% किया चल जाएगा, यानी कि झारखंड वासी के जितने भी सारे विद्यार्थी रहेंगे वो 77% को नौकरी यहाँ दिया जाएगा और 23% इसमें आरक्षण बाहर के लोगों के लिए, बाहर के विद्यार्थी के लिए दिया जाएगा। यही प्रावधान किया गया है दोस्तों। इसमें क्या है कि ओबीसी के लिए, BC1 के लिए 15% हो जाएगा, BC2 के लिए 12% हो जाएगा, EWS के लिए जो है से 10% हो जाएगा, SC के लिए 12% हो जाएगा और ST के लिए 28% हो जाएगा। और इसी तरीके से इसको जब आप जोड़िएगा टोटल 77% का मांग किया गया है। पहले 50 था और अभी 77 करने का मांग है। तो इसी तरीके से पूरी जानकारी जो है सो है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको जरूर समझ में आई होगी। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक भी मेरे लिए कर दीजिएगा। मैं दैनिक जीवन में काम आने वाली जानकारी को इस चैनल पर लाने का प्रयास करता रहता हूं, तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।